बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 9th क्लास जो हमारा चैप्टर चल रहा था बायो एनर्जेटिक्स का, इसका अगला टॉपिक जो हमने डिस्कस करना था आज वो था एरोबिक रिस्पायरेशन। अब आपको जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन जो है ये एक एग्जांपल है कैटाबॉलिक रिएक्शन की। मेटाबॉलिज्म जो है वो दो तरह की होती है। बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हैं किसी भी जानदार के जिस्म के अंदर, उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये रिएक्शन जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर छोटे मॉलिक्यूल मिल के कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, ऐसे रिएक्शंस को एनाबॉलिज्म कहते हैं। और ऐसे रिएक्शंस जिनसे कोई बड़ा मॉलिक्यूल टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होता है, ऐसे रिएक्शंस को कैटाबॉलिज्म रिएक्शन या सिर्फ कैटाबॉलिज्म जो है वो कहा जाता है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन जो है ये एक एग्जांपल है कैटाबॉलिक रिएक्शन की। इसके अंदर एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इस केस में है, ये टूट के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट होता है। और ये जो है जितने भी जानदार हैं जिनको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है सांस लेने के लिए, वो सारे इसी प्रोसेस के ज़रिए रिस्पायरेशन करते हैं। और रिस्पायरेशन का बेसिक मकसद जो है, जैसा कि हम पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, कि रिस्पायरेशन का अल्टीमेट जो रिज़ल्ट है और अल्टीमेट जो हमारे लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि रिस्पायरेशन के ज़रिए जानदार जो है वो अपनी एनर्जी बनाएगा। एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में बनाता है जानदार। और जब भी जिस्म को किसी भी काम करने के लिए जब एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो वो उस एटीपी मॉलिक्यूल को तोड़ेगा और अपने लिए एनर्जी जो है उससे गेन कर लेगा। तो एरोबिक रिस्पायरेशन के केमिकल रिएक्शन जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इसके रिएक्शन की सूरत में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ हमारे पास टोटल इस पूरे रिएक्शन के दौरान 36 एटीपीज़ जो है वो हमें हासिल होते हैं। तो पिछली जो हमने डिस्कस की थी एनारोबिक रिस्पायरेशन, उसके अंदर हमारे पास नेट गेन जो था, चाहे वो लैक्टिक एसिड की हो या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, उसके अंदर हमारे पास नेट गेन टोटल सिर्फ 2 एटीपीज़ आते हैं, क्योंकि वो शुगर की कंप्लीट डिग्रेडेशन नहीं होती। जबकि यहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन जो है इसके अंदर एक मॉलिक्यूल जो है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, वो हमें 36 एटीपीज़ जो है वो फराम करता है। यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की। अब अगर एरोबिक रिस्पायरेशन में देखें तो एरोबिक रिस्पायरेशन जो है वो 3 स्टेप्स में जो है वो कंप्लीट होती है। सबसे पहला स्टेप जो है वो ग्लाइकोलिसिस है, जो कि सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। दूसरा जो इसका स्टेप है वो क्रेब्स साइकिल है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। और तीसरा जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो पहले स्टेप को अगर हम देखें ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस जो है ये दो लफ्ज़ से मिल के बना हुआ है। ग्लूको जो कि ग्लूकोज के लिए है और लाइसिस कहते हैं ब्रेक डाउन के लिए, स्प्लिटिंग के लिए, तोड़ने के लिए। तो ग्लूकोलिसिस कहते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन को। ठीक है कि ये अब ग्लूकोज जो है जिसके अंदर 6 कार्बन मौजूद हैं, इसको तकसीम किया जाता है ग्लाइकोलिसिस के अंदर 2 पायरुविक एसिड्स के अंदर, जो कि 3 कार्बन एटम्स हैं। तो 3 कार्बन एटम जो है कंपाउंड पायरुविक एसिड एक हो गया, और 3 कार्बन कंपाउंड जो है एक दूसरा पायरुविक एसिड है। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ग्लाइकोलिसिस के अंदर 2 पायरुविक एसिड्स के अंदर जो है वो तकसीम किया जाता है। ये सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ग्लूकोलिसिस जो है इसके अंदर नेट गेन जो है हमारे पास टोटल जो हमें एटीपीज़ हासिल होते हैं वो 2 होते हैं। और इस प्रोसेस के लिए जो है वो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती, इसीलिए ग्लाइकोलिसिस जो है ना सिर्फ एरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर होती है बल्कि नॉन जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है उसके अंदर भी ग्लाइकोलिसिस जो है वो होती है। दूसरा जो स्टेप है हमारे पास रिस्पायरेशन का, एरोबिक रिस्पायरेशन का, वो क्रेब्स साइकिल है। ये जो है ये इसको नाम जो दिया गया है सर हैंस क्रेब्स की वजह से दिया गया है, जिन्होंने सबसे पहले इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था। ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो ये जो
प्रोसेस है सारा, इसको नाम दिया गया है इन्हीं साइंटिस्ट के नाम की बेस पे, क्रेब्स साइकिल। तो ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो सारे एंजाइम्स पहले से मौजूद होते हैं जो कि इस सारे प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए ज़रूरी हैं। क्रेब्स साइकिल के अंदर इंटर होने से पहले जो फूड का मालिक्यूल जो था, जो 2 पायरुविक एसिड्स में कन्वर्ट हो गया है, वो जो है वो चेंज हो जाता है 2 कार्बन कंपाउंड्स में। उन दोनों में से एक एक कार्बन जो है वो निकल जाती है, और जो कंपाउंड्स जो 2 बनते हैं उसको एसिटाइल को एंजाइम ए कहा जाता है। तो पायरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन का एटम था, और उसमें से दोनों में से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, दोनों में से एक एक कार्बन जो है वो रिमूव हो जाती है, और पीछे जो हमारे पास जो कंपाउंड बचता है वो एसिटाइल को एंजाइम ए है। जब ये एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है तो ये फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर हो जाता है, क्रेब्स साइकिल इसकी स्टार्ट हो जाती है। अब इसके अंदर एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शन है जिसके अंदर इसकी ऑक्सीडाइजेशन होगी एसिटाइल को एंजाइम ए की। इस रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और साथ एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं, और इस रिएक्शन के अंदर जो कि कोएंजाइम्स, जो कि इस रिएक्शन के अंदर जो एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं उनके साथ उनको फैसिलिटेट करने के लिए जो कोएंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं वो NAD है और FAD है। NAD के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, और FAD है जो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है। तो ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं ये रिड्यूस होंगे और NADH और FADH में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है कि किसी भी केमिकल के अंदर अगर हाइड्रोजन ऐड होती है तो हम कहते हैं कि उस केमिकल की रिडक्शन हो गई है। तो ये दोनों के जो केमिकल हैं कोएंजाइम्स है FAD और NAD, इन दोनों के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो इन दोनों की रिडक्शन हो गई है केमिकली। तो ये दूसरा स्टेप था एरोबिक रिस्पायरेशन का। तीसरा जो स्टेप है एरोबिक रिस्पायरेशन का वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ये लास्ट स्टेप है रिस्पायरेशन का। इसके अंदर जो है वो ऑक्सीडेशन होती है, रिड्यूस जो कोएंजाइम जो थे जो पिछले क्रेब्स साइकिल के अंदर NADH और FADH में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, इनकी जो है वो ऑक्सीडेशन होगी, यानी इनके अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाएगा। ऑक्सीडेशन कहते हैं हाइड्रोजन की रिमूवल को, रिडक्शन जैसा कि अभी हम पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन की एडिशन को कहा जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसके अंदर जो ऊपर क्रेब्स साइकिल के अंदर 2 एंजाइम्स जो प्रोड्यूस हुए हैं, जो कि रिड्यूस हुए हैं NAD से NADH में और FAD से FADH में, उन दोनों को जो है वो ऑक्सीडाइज करके उनके अंदर से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होती है। इसके अंदर से NADH से एक जो है वो इलेक्ट्रॉन और FADH से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मुख्तलिफ़ केमिकल्स की मुख्तलिफ जो है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को जो है के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाता है और इसको पास ऑन किया जाता है, एक कंपाउंड इसको दूसरे कंपाउंड इसको तीसरे कंपाउंड को जो है वो पास ऑन करता है। और ये जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनको ये पास ऑन होता है इलेक्ट्रॉन, इन सारों को साइटोक्रोम्स कहा जाता है। अब जूँ ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड की तरफ, तो ये एनर्जी रिलीज़ करेगा, एनर्जी लूज़ करेगा, और वो जो एनर्जी है वो सेल इस्तेमाल करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया इस्तेमाल करेगा, और ADP और फास्फेट जो है उन दोनों को आपस में मिला के ATP में कन्वर्ट करता जाएगा। और आखिर में जो है जब ये साइटोक्रोम सारों से ये इलेक्ट्रॉन चलते चलते आखिर में ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोजन को अपने साथ मिला के वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आप केमिकल रिएक्शंस में यहाँ देख चुके हैं कि ये वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। तो वो इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंड में बनता है। अब एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं रिस्पायरेशन के अंदर, ठीक है, कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अगर उसकी कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन की जाए, उसको कम्प्लीटली ब्रेक डाउन किया जाए, तो उससे टोटल 38 ATPs जो है वो बनते हैं इस पूरे प्रोसेस के दरमियान। लेकिन जो सबसे पहला इसका प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस का,
एरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर। उसके अंदर 2 एटीपी जो है वो उस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, उसको करने के लिए जो है वो इस्तेमाल हो जाते हैं। और बाकी जो हमारे पास नेट गेन बचता है, जो कि सेल के लिए जो टोटल एटीपी पीछे बच जाते हैं, 38 में से 2 इस्तेमाल हो गए, तो पीछे हमारे पास जो नेट गेन आ गया एक ग्लूकोज के मालिक्यूल से, वो 36 एटीपी की फॉर्म में आ गया है। ये एटीपी जो हैं वो स्टेप वाइज प्रोड्यूस होते हैं। ग्लाइकोलिसिस के अंदर 2 प्रोड्यूस होते हैं, कुछ क्रेब साइकिल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और ज़्यादातर जो एटीपी जो हैं, जो इसका जो आखिरी स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। जैसा कि आप इस फिगर 7.11 में देख सकते हैं कि स्टेप वाइज अगर देखें तो पहला जो स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, इसके अंदर 2 एटीपीज जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। दूसरा जो क्रेब साइकिल है, इसके अंदर भी 2 एटीपीज प्रोड्यूस हो गए हैं। और ये सारे जो केमिकल रिएक्शन कैरी आउट हो रहे हैं, इसके अंदर NADH में कन्वर्ट हो रहा है, या FAD जो है FADH2 में कन्वर्ट, TH में कन्वर्ट हो रहा है। तो पहला जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस का, इसके अंदर जो है वो 2 NAD जो है H बने हैं। अब एक NADH से 3 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। तो यहाँ पे जो है वो 2 NADH हैं, तो 2 NADH जो है वो 6 ATP मॉलिक्यूल बनाते हैं। यहाँ पे 4 इसलिए लिखा हुआ है कि जैसा कि अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 ATP जो होते हैं वो ये प्रोसेस जो है वो ख़ुद इस्तेमाल कर देता है, और पीछे जो है वो 4 ATP जो है वो बच जाते हैं। दूसरा जो स्टेप है, जो कि हमने पढ़ा था कि पायरुविक एसिड जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल के अंदर इंटर होने से पहले एक कार्बन को लूज़ करता है, और एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर, कोएंजाइम A के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो वहाँ पे भी 2 ATP जो है वो 2 NADH बनते हैं, और उन 2 NADH से 6 ATP जो है वो बनते हैं। अब क्रेब साइकिल के अंदर 6 जो है NADH बनेंगे। ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर आएंगे, इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम्स जो है उनके ऊपर एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह करते करते वो ADP से ATP बनाते जाएंगे, और ये 6 NADH जो है ये टोटल 18 जो है वो ATP बनाएगा। और क्रेब साइकिल के अंदर 2 जो है वो FAD बनते हैं। एक FAD जो है वो 2 ATP बना सकता है, तो 2 FAD जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर 4 ATPs बनाएंगे। तो इस तरह ये टोटल जो है वो 38 ATPs बनते हैं, लेकिन 2 जो है वो ग्लाइकोलिसिस के अंदर इस्तेमाल हो जाते हैं। और पीछे हमारे पास एक सेल की जो एक ग्लूकोज के मालिक्यूल के टूटने की जो नेट हमारे पास गेन होता है ATP का, वो 36 ATPs हैं। तो ये 36 ATPs जो है सेल को जब भी चाहिए होगा, किसी भी काम को कैरी आउट करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, तो वो इस ATP के मालिक्यूल को तोड़ेगी। जब ATP का मालिक्यूल टूटेगा तो उससे एनर्जी रिलीज़ होगी, और वो एनर्जी जो है वो सेल अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लेगा। तो होपफुली आपको ये लेक्चर आज का समझ आया होगा, और यहाँ पे हमारा जो है वो टॉपिक जो है वो क्लियर होता है कि एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन, इन दोनों के अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं, और इससे हमें कितनी एनर्जी हासिल होती है। इन दोनों का डिफरेंस आप नीचे जो टेबल दिया हुआ है 7.1 उसमें भी देख सकते हैं, और आप इस लेक्चर को सुने, ठीक है, इसको अपनी किताब से पढ़ें भी, और फिर इसको आगे फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।